हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आईटीआई के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सही जगह पे आए हैं, सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जहाँ पे दोस्तों आपको फ्री में यूट्यूब पे आप लोगों को कोर्स कराया जा रहा है ना। तो दोस्तों आज हमारा जो क्लास होने वाला है वो फिजिक्स के पहले चैप्टर का ये दूसरा नंबर क्लास होने वाला है, जिसमें दोस्तों चैप्टर का नाम है मात्रक एवं विमा एवं त्रुटि, जहां से त्रुटि से भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले एक क्लास कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस क्लास को देख लीजिएगा, और ये दूसरा क्लास होने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद इसी चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जिससे आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और इसी तरीके से दोस्तों हम लोग हर एक चैप्टर का पहले थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगे हाथ कर लेंगे। इससे हमारा कंसेप्ट पूरा अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएगा, है ना। बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाएगी, जिससे आप अपने आईटीआई के एग्जाम में, है ना, आप हमारे चैनल के थ्रू पढ़ करके आप सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, और इसका हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों प्लेलिस्ट भी रेडी कर दिया गया है, तो आपको हर एक वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होती चली जाएगी, ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे पार्ट वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, बस आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों टीचर्स और भी मैं ला रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स सारी चीज़ें का। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था, बाकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कुछ प्रमुख मात्रक के बारे में, है ना। प्रमुख मात्रक और भी हैं, है ना। हम लोगों ने दोस्तों 10 के पावर घात के बारे में जाना था, है ना। जब माइनस में होता है तब क्या होता है, और प्लस में होता है तब क्या होता है, अलग अलग, जैसे 1 2 3, है ना, 6 9, है ना, 12 15 18, अगर हो तो कैसे किया जाए। उम्मीद करता हूँ पूरा याद होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब अन्य मात्रक की ओर बढ़ते हैं। यानी अन्य मात्रक में एक पहला मात्रक आता है दोस्तों खगोलीय इकाई, है ना। क्या है दोस्तों? खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से, है ना, नोट्स को बनाते चल रहे होंगे, है ना। एयू, इसको एयू भी कहते हैं साथियों, तो आप इसको एयू ब्रैकेट में कर सकते हैं, है ना। खगोलीय इकाई क्या है साथियों? यह दूरी का यूनिट है। ठीक है, यह क्या है साथियों? खगोलीय इकाई क्या है? यह दूरी का इकाई है साथियों, है ना। दूरी का इकाई है या मात्रक है, जिससे जिससे दोस्तों बड़ी बड़ी दूरियों का मापन होता है, जिससे बड़ी बड़ी दूरियों का मापन होता है। है ना, जैसे में दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी की डिस्टेंस कितना है, ध्रुव तारा से पृथ्वी का डिस्टेंस कितना है, सूर्य से पृथ्वी का डिस्टेंस कितना है, ये सब खगोलीय इकाई के अंतर्गत ही आता है ना। और दूसरी बात दोस्तों कि खगोलीय इकाई है, तो एक खगोलीय इकाई एक इकाई है साथियों, तो जरूर इसका कुछ ना कुछ वैल्यू, यह भी एक दूरी का इकाई है, मात्रक है। और मीटर भी साथियों मात्रक है। तो मीटर एक स्टैंडर्ड मात्रक है, जिसको आपको पता है एसआई सिस्टम में है, जिसको लगभग सारे दोस्त यूज करते हैं ना, सारे देश यूज करते हैं। तो अब उसके बीच में रिलेशन आप लोगों को भी बताना होगा, तो ध्यान रखेंगे साथियों। एक एयू बराबर कितना होता है? 1.49 इंटू 10 टू द पावर, है ना, 10 टू द पावर साथियों 11 मीटर होता है। कितना होता है? 11 मीटर, है ना, मीटर में अगर चर्चा करें तो। इसके बाद साथियों अगला है एक और, है ना, जिसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। आपके एग्जामिनर इससे तो भाई पूछे हुए बहुत बार, है ना। तो यहाँ पे डाल दीजिए प्रकाश वर्ष, अंग्रेजी में इसको लाइट ईयर कहते हैं ना, प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर क्या होता है? देखो, ये प्रकाश वर्ष को यह भी एक दूरी का मात्रक है, सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, यह दूरी का मात्रक है ना। एग्जामिनेशन करते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, मतलब अदर और भी चीजें रहती है, तो दूरी का यह मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अब देखा जाए प्रकाश वर्ष को, समझिए, तो प्रकाश वर्ष कहता है कि निर्वात में, जहाँ पे हवा भी मौजूद ना हो, तो वैसे स्थान को हम लोग निर्वात कहते हैं। हवा मौजूद ना हो मतलब पानी वानी कुछ भी नहीं, जहाँ पे हवा तक मौजूद ना हो, मतलब कुछ भी मौजूद ना हो, तो उसको हम लोग निर्वात कहते हैं, फ्री स्पेस कहते हैं। अब वहां पे अगर प्रकाश को 1 साल के लिए अगर ट्रेवल कराया जाए, तो उसकी स्पीड दोस्तों
उसी को हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। तो यहाँ से साथियों अगर एक लाइट ईयर अगर आप मुझसे बात करेंगे, एक लाइट ईयर है ना, एक लाइट ईयर मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है साथियों, याद रखेंगे 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। अगर लमसम देखा जाए साथियों तो 10 के पावर 16 मीटर लमसम है। अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे तो लमसम आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक प्रकाश वर्ष 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर कर दें। चलिए अभी और भी यूनिट्स है साथियों जिसको आपको जानना जरूरी है, आगे देखते हैं अगले पेज में हम लोग देख। अब एक और यूनिट है साथियों जिसका नाम है पारसेक। पारसेक है दोस्तों। अब ये दोस्तों पारसेक जो है यह भी दूरी का मात्रक है साथियों, यह भी क्या है, एक दूरी का मात्रक है। लेकिन नोट करना यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो अगर आपसे एग्जामिनर कहे कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक तो पारसेक, ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक या इकाई है ना, इकाई भी वही होता है ना, बड़ा मात्रक या फिर इकाई। ठीक है, आगे पढ़ते साथियों। अगर मात्रक है डिस्टेंस का तो मीटर के बीच में जरूर रिलेशन होगा, एकदम होगा साथियों। एक पारसेक, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है ना। तो देख लीजिए इतना प्रकाश वर्ष होगा तब जाकर के दोस्तों एक पारसेक बनेगा। कितना बनेगा, एक पारसेक बनेगा। ठीक है, अच्छा एक पारसेक बराबर साथियों अगर मैं बात करूं है ना 16, है ना 16 मीटर, 16 मीटर। ठीक है, ये इतना लगभग मीटर में आता है साथियों। ठीक है, ये डेसिमल वाला याद रखिए, डेसिमल के पहले तक एग्जैक्ट आप लोगों को कम से कम याद रहना चाहिए, जैसे 3 तो 3 एग्जैक्ट याद रहने चाहिए। ये तो पारसेक हो गया। इसके बाद और भी इकाई है साथियों, जैसे आप लोग पढ़े होंगे एंगस्ट्रॉम, है ना, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम है ना। एंगस्ट्रॉम दोस्तों ए के पावर डिग्री हो जाता है एंगस्ट्रॉम। और ध्यान रखिएगा साथियों जो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा है ना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर, ये भी क्या साथियों एक दूरी का ही मात्रक है, ये भी क्या साथियों दूरी का ही मात्रक है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर कहेंगे। सो एक और बात कि एक मीटर में कितना हो जाएगा साथियों, 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ज्यादातर दोस्तों इसकी इकाई की अगर बारे में चर्चा की जाए तो यह तरंग दैर्ध्य का इकाई के रूप में देखने को मिलेगा आपको, है ना। जब भी तरंग दैर्ध्य की यूनिट देखिएगा तो तरंग दैर्ध्य को दोस्तों हम लोग इसे मापते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये बात को आप लोग इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, अब आगे हमारे पास पर्याप्त पेज है अभी। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सारे पेजेस हैं तो इसमें अट रहा है अभी, तो इसी में जगह है हमारे पास, तो यहाँ पे यूज़ किया जाए। साथियों उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से आपको बहुत जल्दी कहीं पे नहीं मिलने वाला साथियों। ठीक है, चलिए अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं वह है दोस्तों पाउंड के बारे में। आप लोग केक वगैरह खाए ना, तो केक कैसे लाते हैं साथियों, पाउंड में लाते हैं। केक आप लोग कैसे लाते हैं भाई, 1 पाउंड का केक चाहिए, 2 पाउंड का केक चाहिए, 3 पाउंड का केक चाहिए, 4 पाउंड का। केक को केजी में नहीं बोला जाता है, जबकि केक का हम लोग वेट ही लेते हैं। अगर देखा जाए आप लोगों को अगर भरोसा हो तो आप लोग देखते हो केक का साइज, आप लोग देखते हो केक का साइज कितना बड़ा। अरे भाई केक का भी मतलब हम लोग मास ही लेते हैं, लेकिन दोस्तों मास को वहां पे नापने के लिए हम लोग FPS पद्धति का यूज करते हैं, है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो 1 पाउंड बराबर अगर आप मुझसे चर्चा करेंगे 1 पाउंड, तो 1 पाउंड बराबर जो हो जाएगा साथियों कितना हो जाएगा, 453.52। ऐसे ध्यान रखिएगा 453 तक याद रखिएगा। ये क्या होगा साथियों, ग्राम में होगा। अगर आप केजी में बात करेंगे तो 0.453 इतना केजी, यानी लमसम देखा जाए तो आधा केजी के आसपास, आधा केजी से कम है लेकिन आधा केजी के आसपास ये है साथियों। ठीक है, तो
आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, क्लियर है इतना? सभी लोग एक बार मुझे देख करके बताएंगे। अभी और कुछ पॉइंट्स है, जैसे इंच। जैसे एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा, 1 इंच। तो 1 इंच साथियों, ठीक है, 1 इंच के बारे में, अगर इंच के बारे में है, ठीक है, मैं इंच लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंच, इंच के बारे में अगर देखा जाए साथियों, तो 1 इंच बराबर एक इंच बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 0.25 सेंटीमीटर। लमसम लमसम इतना, है ना? लमसम लमसम लोग इतना लिख सकते हैं। अगर आप और आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे लिख देते हैं 254, ये सेंटीमीटर में। मीटर में भाई एक जीरो और बढ़ 100 पे हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा मीटर में ना, है ना? क्लियर है? 1 मीटर में कितना होता है? देखो यहाँ से 1 मीटर में साथियों 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है? अगर मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर में, तो 1/100, है ना? 1/100 मीटर। अब बताओ यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर है, तो जब करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा? अगर देखा जाए तो 0.2025 मीटर में आएगा, अगर आप देखेंगे तो, है ना? क्लियर? आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना? तो ये मीटर में आंसर आप सभी के बीच में हो गया साथियों। अब एक दो और रिलेशन है लीटर के लिए, है ना? हम लोग लीटर कहते हैं, LITER, लीटर। अब लीटर से क्या रिलेशन है साथियों, कि 1 लीटर जो है साथियों, वह 1000 सीसी होता है। सीसी का मतलब होगा सेंट, है ना? क्यूब सेंटीग्राम, है ना? सेंटीग्राम, ठीक है। तो अगर देखा जाए सीसी मतलब आप लोग समझ गए, सीसी मीटर में भी बोल सकते हैं, ठीक है। और 1 लीटर बराबर आप लोग बता सकते हैं 953 लमसम लमसम केजी के रूप में होता है ना? लमसम लमसम अगर याद करें तो 953 के आसपास जाता है, ठीक है। मतलब 1 केजी प्रॉपर नहीं होता 1 लीटर में, लमसम कुछ ना कुछ कम होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे साथियों, ठीक है। इतना आप लोग के सामने कुछ प्रमुख मात्रक थे, ठीक है, जिसको मेरे को बताना था और मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली वीमा पे। अब ये वीमा क्या होता है साथियों, इसको समझिए। तो वीमा क्या होता है साथियों, कि जो मूल राशि है, फंडामेंटल, है ना, हर एक राशि, फिजिकल राशि यानी कि भौतिक राशि, क्या है दोस्तों? मूल राशि से बना हुआ है। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन सा मैंने बताया था? द्रव्यमान, है ना, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, है ना? ये राशियां हैं, टोटल 7। और 2 गो और मैंने बताया था, ठोस कोण और एक समतल कोण। ठोस कोण को ही घन कोण भी कहते हैं, ठीक है। तो वो सहायक राशि थी। यहाँ पे साथियों वीमा, तो हर एक, है ना, हर एक का वीमा निकलता है साथियों। वीमा क्या होता है? तो किसी भी मूल राशि के ऊपर अगर घात दिया जाए, पॉजिटिव घात हो सकता है, नेगेटिव, लेकिन उसको अगर घात दिया जाए और एक अच्छे तरीके से सजाया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वीमा कहते हैं। तो वीमा में आप लोग याद रखेंगे साथियों, अगर द्रव्यमान रहे, है ना, द्रव्यमान रहे तो द्रव्यमान का वीमा ध्यान रखेंगे साथियों, एम, कैपिटल एम, हमेशा कैपिटल का यूज करेंगे। लंबाई रहे साथियों, लंबाई, चौड़ाई, देखो लंबाई कहने का मतलब एक प्रकार का डिस्टेंस, और जैसे चौड़ाई हो तो चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई है। अगर ऊंचाई कहे तो ऊंचाई भी एक तरीके से लंबाई है, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे? लंबाई का यूज करेंगे। और वीमा निकालना रहे उस सिचुएशन में तो हम लोग लंबाई का ही वीमा यूज करेंगे, ठीक है। लंबाई हो गया एल। समय का बीमा क्या होगा साथियों? समय का बीमा क्या होगा साथियों? टी। और हर एक को दोस्तों इस तरीके से बॉक्स में बंद करना, ये कंप्लीट बीमा कहलाता है, ठीक है। अगर बॉक्स, कभी कभी आपके एग्जामिनर बॉक्स वाला भी दिक्कत देते हैं, ठीक है। 4 को याद रखना है, बाकी सब उसी से आ जाएगा। जैसे तापमान या फिर ताप, तापमान या फिर ताप को आप लोग के भी कह सकते हैं, या फिर आपका कभी कभी एग्जामिनेशन थीटा भी कहता है। तो दोनों में से कोई एक आंसर आपका सही हो जाएगा वीमा के तौर पे। आगे मैं सब चीज क्लियर करूंगा आपको, ठीक है। तापमान हो गया साथियों। अब क्या है? विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा साथियों? या तो आप एम्पियर लिख सकते हो या फिर आई भी लिख सकते हो।
तो ज्यादातर तो ए ही रहता है, लेकिन कभी कभी आपके ऑप्शन में आई रहेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि आई भी। तो जनरली आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है साथियों, बाकी फिर आपको सारी चीजें फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो फटाफट आप इतना नोट करिए जल्दी से, फिर उसके बाद मैं आपको वीमा निकालना सिखा देता हूँ, है ना। साइड में नोट करिए और जस्ट इसी साइड में आप लोग लिखते चलिए मेरे साथ, है ना, कुछ कुछ एग्जांपल्स। फिर उसके बाद हम लोग सीक्वेंस वाइज, है ना, आपको पीडीएफ खोल करके मैं दिखा दूंगा कि पूरा पूरा चार्ट में दिखाऊंगा अभी, ठीक है, टेंशन मत लेना, ठीक है। सबसे पहले निकालना सीख लो। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्षेत्रफल का यानी एरिया का, है ना। क्षेत्रफल का फिजिकल फॉर्मूला क्या होता है साथियों, लंबाई गुने चौड़ाई। तो बताना साथियों, लंबाई और चौड़ाई एक तरीके से दूरी है, और दूरी यानी लंबाई, और लंबाई का विमा मतलब एल। तो बताना एल गुने एल क्या हो जाएगा साथियों, एल स्क्वायर, एल गुने एल, यही है ना, एल गुने एल, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये विमा हो गया। अगर इसी का स्टैंडर्ड रूप अगर कहोगे, विमा का अगर स्टैंडर्ड, ये हमारा आंसर सही है, एल स्क्वायर। स्टैंडर्ड रूप कहोगे तो एम नहीं है तो पावर में 0, है ना, एल है, एल का पावर जो है वो डाल दो, और टी नहीं है साथियों तो टी के पावर 0, मतलब ये स्टैंडर्ड रूप हो गया, है ना, ये स्टैंडर्ड रूप इसको कहा जाता है। अच्छा, उसी के साथ साथियों अगर दूसरा हम बात करें आयतन की, तो आयतन का फिजिकल फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आयतन। तो आयतन क्या होता है साथियों, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो तीनों ही दोस्तों देखा जाए तो एक प्रकार की दूरी है, लंबाई भी एक दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, और ऊंचाई भी दूरी है। और दूरी का मतलब लंबाई, लंबाई का यानी विमा क्या होता है, एल। तो देखा जाए 3 गोयल, यानी डायरेक्टली हम कह सकते हैं सर 3 गोयल यानी एल क्यूब। 3 गोयल का मतलब एल क्यूब, ठीक है। और अगर इसी को स्टैंडर्ड में लिखना चाहते हो तो एम नहीं है तो एम के पावर 0 कर दो, एल है एल लिख दो, और टी नहीं है तो टी के पावर 0 लिख दो। ये आयतन हो गया साथियों। देखो यही दूरी होगा, यही दोस्तों दूरी, यही विस्थापन, दूरी मतलब है ना, पथ की लंबाई ही, पथ की लंबाई ही, ठीक है। चलिए अब तीसरा पॉइंट आते साथियों, तीसरा पॉइंट है ना, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, है ना। अब दूरी का तो पता हो गया, दूरी, विस्थापन क्या, विस्थापन भी एक छोटा मोटा दूरी है ना, शॉर्टकट दूरी विस्थापन, तो वो भी एक प्रकार की दूरी हुई, उसका भी बीमा क्या हो जाएगा यहाँ पर से, है ना, यही हो जाएगा। अगर आप मुझसे कहेंगे चाल या फिर वेग, चाल या फिर वेग का दोस्तों फिजिकल फार्मूला, तो याद रखिएगा दूरी या फिर विस्थापन, है ना। देखो विस्थापन, विस्थापन बटा में साथियों समय। अगर आप चाल ले रहे हो साथियों तो दूरी बटा समय, अगर आप वेग बोल रहे हो तो विस्थापन बटा समय। एक्चुअली देखा जाए तो ऊपर में दोनों ही डिस्टेंस ही है ना, डिस्टेंस ही है यानी दूरी ही है, पथ की लंबाई है। तो बताओ कोई एक लेना होगा ना, कोई एक ही लेंगे, अगर चाल लेंगे तो चाल का। तो यहाँ पर से क्या होगा, ऊपर में एल है और नीचे में समय का बीमा क्या होता है, टी। अगर आप इसको करोगे तो टी ऊपर जाएगा, आप समझो 1/t है, अगर टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, टी के पावर -1 होगा ना। ये सब चीजें याद रखना। तो यही बात है, अगर टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एल तो एज इट इज रहने वाला, टी के पावर -1, कुछ नहीं है तो पावर 1 है। अगर कुछ इस तरीके से रहे, टी के पावर 4 ऐसे रहे, तो जब ये ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, केवल पावर के माइनस लग जाएगा। यानी ये चीजें होने वाली है साथियों, ये चीजें होने वाली है। अगर कुछ ऐसा रहे साथियों टी के पावर -2, तब ये उल्टा करेंगे, अगर इसको ऊपर ले जाना है तब साथियों माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा साथियों, 2। यानी अगर जो माइनस में है ऊपर ले उल्टा करने पर प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये प्लस में, ऊपर भेजे माइनस में, तो देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीमा। ये क्या हो गया, किसका बीमा हो गया साथियों, ब्रैकेट के अंदर बंद करिए, ये हमारा किसका हो गया, वेग या फिर चाल का बीमा, क्या, एल टी के पावर -1, ठीक है। इसकी इसी का स्टैंडर्ड वाला लिख सकते हो, एम के पावर 0, एल के पावर 1 और टी के पावर -1। ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन हमारा ये हो गया निकाला हुआ, ठीक है। अच्छा चौथा नंबर क्या आएगा साथियों, त्वरण। तो त्वरण मतलब एक्सिलरेशन। अब त्वरण का फॉर्मूला, ये सब चीजें आगे हम पढ़ाएंगे आपको जब गति एवं बल पढ़ाएंगे तब। त्वरण मतलब साथियों वेग, वेग बटा में समय। त्वरण मतलब वेग परिवर्तन, है ना, वेग में परिवर्तन, यही ना त्वरण क्या होता है, वेग में समय के साथ परिवर्तन करता है। त्वरण का काम क्या है दोस्तों, आप लोग गाड़ी चलाए हैं तो गाड़ी कभी भी स्थिर चलता है, कभी ब्रेकर आता है तो कभी धीमा करना पड़ता है, कभी साथियों आपको तेज, अगर रोड खाली मिला एकदम
धधरा दिए। तो एक्चुअली में कभी कम कभी ज्यादा करना काम किसका है? त्वरण का। तो वही है, वेग में समय के साथ परिवर्तन करना किसका काम है? त्वरण का काम है। वेग मतलब आपकी चाल, आप कितना तेज चल रहे हो, है ना वो। तो बताओ वेग, अब बीमा निकालना है त्वरण का, तो ऊपर का भी बीमा और नीचे का भी बीमा। तो बताना वेग का बीमा क्या है? वेग का बीमा अभी अभी बताएं आप लोगों को क्या है? एल टी के पावर -1, और समय का बीमा टी। ठीक है, अब इसको भाई सबको हमेशा ऊपर रखना है एक लाइन में, इसको टी को फिर ऊपर ले जाओ, तो क्या देगा साथियों? एल टी के पावर, एक तो माइनस, देखो अब डायरेक्ट करना हम सिखाएंगे, एक तो पहले से है और एक और आ गया, यानी ये हो गया। यानी साथियों देखा जाए -1 गुना में, समझो ऐसे, समझो ऐसे होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि क्या है, बेस सेम है, टी है, और पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, -1 क्या होगा? -2 होगा, पावर जुड़ जाएगा, -1 -2। अगर यही रहता टी के पावर -1 और टी के पावर 2, तो भाई बेस सेम है सर, गुणा में है, यानी पावर क्या होगा? जुटेगा, तो -1 और +2, -1 और +2, यानी इसको कहने का मतलब 2 में से 1, यानी कितना हो जाएगा? 1। तो बस यहां पर अगर इन दोनों को सॉल्व करते तो टी के पावर क्या आता? 1 आता, पॉजिटिव। लेकिन क्लियर है ना? ये सब बातें आप लोग को उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर दें यहां से। अब डायरेक्ट करते, ये टी गया तो एक और बढ़ा देगा, यानी ये भी माइनस लेके जाएगा, एक और बढ़ा देगा, यानी कि टी के पावर -2। यानी क्लियर कर दूं, है ना, कि वे त्वरण का क्या हो जाएगा? एल टी के पावर -2। अब साथियों आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर, यानी बल के ऊपर, यानी फोर्स। बल यानी फोर्स, है ना, फोर्स। बल का फिजिकल फॉर्मूला क्या होता है साथियों? आप लोग को याद होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का विमा क्या होगा? m होगा, गुना है तो गुना रहने दो। त्वरण का विमा अभी अभी सीखे, एल टी के पावर -2, है ना। अब इन सबको केवल कंबाइन करके लिख देना है डिब्बा में, है ना, एल टी के पावर -2, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई चीज है नहीं, गुना में सबको कंबाइन करके। तो बल का विमा क्या हो गया साथियों? एम एल टी के पावर -2। क्लियर है इतना? अच्छा, बल का विमा हो गया। देखो और लिखा दूं, और देखो मेरे पास याद नहीं आ रहा, इसके बाद क्या होगा? कार्य होगा शायद, है ना। इसके बाद क्या होगा साथियों? कार्य लिखो। इसके बाद कौन सा नंबर है हम लोग का चल रहा है? 5 हो गया, 6 नंबर लिखो। 6 नंबर क्या लिखोगे? कार्य। कार्य मतलब W, और क्या होगा? F/S, है ना, यानी बल गुने विस्थापन, है ना। कार्य या फिर ऊर्जा, कार्य या फिर ऊर्जा या फिर एनर्जी, जिसको आप लोग कह रहे हो, सबका सेम, सबका सेम। ठीक है, तो कार्य या फिर ऊर्जा कहता है बल गुने विस्थापन। बल का बीमा अभी अभी जाने, बल का बीमा एक साथ लिखो, एम एल टी के पावर -2। विस्थापन का बीमा क्या होगा? एल होगा, क्योंकि विस्थापन एक प्रकार की दूरी है और दूरी का बीमा एल होता है। अब सब तो गुना में साथियों, बस कंबाइन करके लिखना है। बताओ, एक एक साथ लिख देते, एम ए गो एल और ए गो एल, के गो एल? 2 गो एल, है ना, और वहां पे टी के पावर -2। तो ये हमारा किसका हो गया? कार्य या फिर ऊर्जा का बीमा निकल गया। अच्छा, अगला आता है साथियों 7 नंबर, शक्ति। शक्ति, शक्ति का निकालते हैं, शक्ति यानी पावर। शक्ति यानी पावर, तो पावर क्या कहता है? W/T, यानी कार्य बटा में समय, है ना, है ना। ये नहीं कहता है कि सही समय पे किया गया कार्य, है ना, कार्य करने की दर को, है ना, तो कार्य करने की दर को। तो भाई कार्य का विमा अभी अभी निकाले, ml² है, ml² टी के पावर -2 और बटे में टी, क्योंकि समय है तो टी ही रहने वाला है। अब देखा जाए टी केवल ऊपर ले जाओगे तो फिर एक बढ़ जाएगा, यानी ml², फिर माइनस बढ़ेगा तो एक और इसमें बढ़ा दो, यानी 3 हो जाएगा। यानी देखा जाए साथियों तो 7 को मैंने लिखाया आपको, ठीक है। इसके बाद और भी आएंगे, तो और मैं लेके चलता हूं, यहां पे आ जाओ। उम्मीद करता हूं कि दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है साथियों, मैं बड़ा कर दूंगा। नहीं दिख रहा है साथियों, मैं बड़ा करूंगा अभी, ठीक है। चलो, चलिए देखिए, वही चीज लिखा हुआ है
क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ मात्रक और यहाँ पे विमा लिखा हुआ है। आयतन का मीटर क्यूब एल क्यू। चाल या फिर वेग का फिजिकल फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड एल टी के पावर -1। त्वरण का वेग परिवर्तन बटा में समय मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एल टी के पावर -2। बल का द्रव्यमान गुने त्वरण है ना, इसका एसआई मात्रक न्यूटन, और न्यूटन के साथ साथ एक और एसआई मात्रक लिखा केजी प्रति मीटर क्यूब है ना, केजी प्रति, हाँ मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर गलत लिखा हुआ है ना, इसका होना चाहिए साथियों है ना, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर होगा, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा साथियों, एम एल टी के पावर -2 हो जाएगा, एम एल टी के। और कार्य का आप लोग देख लीजिए, जूल होता है, और एक जूल बराबर क्या होगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, एक जूल बराबर न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, एसआई यूनिट एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। शक्ति का कार्य बटा में समय वाट एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 जैसे कि निकाले। अब उसके बाद घनत्व, घनत्व क्या कहता है, द्रव्यमान बटा में आयतन, तो द्रव्यमान का केजी प्रति मीटर क्यूब। इसका विमा भी निकाला जा सकता है, एम एल टी के पावर एम एल के पावर -3, एम एल के पावर -3। देखो समवेग, समवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग। समवेग का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, द्रव्यमान गुने वेग। तो भाई क्या हो जाएगा, यूनिट तो आप लोग निकाल लोगे केजी मीटर प्रति सेकंड है ना, क्योंकि वेग का द्रव्यमान का केजी और वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो कंबाइन कर दिए केजी मीटर प्रति सेकंड, वही एम एल टी के पावर -1। उसी तरीके से गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, क्योंकि यह भी ऊर्जा है और विमा भी ऊर्जा का ही आएगा, क्योंकि एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अगर आप और आगे बढ़ते हैं, अगर आप और आगे बढ़ते साथियों, तो यह भी ऊर्जा है, तो विमा तो भाई ऊर्जा का ही आने वाला है, विमा भी साथियों ऊर्जा का ही आने वाला है ना। ठीक है, बाकी प्रेशर यानी दाब, दाब का देखिए क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एग्जामिनेशन में सवाल पूछा है आईटीआई के कि बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर है ना। अब देखो कहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बताता हूं। दाब और एक और यूनिट है प्रतिबल है ना, दाब और प्रतिबल देखो है ना, यहां पे ध्यान रखना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और साथ ही साथ इसका देखिएगा तो विमा भी सेम है साथियों। ठीक है, आगे देखिए विकृति जो है साथियों, ये भी एग्जामिनेशन पूछता है। देखो ये भी लंबाई में वृद्धि है और यह भी प्रारंभिक लंबाई, दोनों ही देखा जाए तो लंबाई है साथियों, मात्रकहीन होता है, विमाहीन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। आवेग बल गुने समय न्यूटन सेकेंड एम एल टी के पावर -1। जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो यहां से बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना देखिए, एक पृष्ठ तनाव दोस्तों है ना, पृष्ठ तनाव का भी ध्यान दे दीजिए। पृष्ठ तनाव का बल गुने बल बटे लंबाई होता है न्यूटन मीटर, और इसका क्या हो जाएगा, देखो बल का विमा एम एल है ना, देखो यहां से एम एल टी के पावर -2, ये बल का हो गया, और बटा में लंबाई का एल हो गया। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल से एल खत्म हो गया, नहीं बचा क्या, टी के पावर -2। यानी ये दोस्तों किसका है, तनाव का, और तनाव का देख लो यहां से क्या हो जाएगा ये। तो इस तरीके से ये निकाला मैंने, और आप लोग भी निकाल रहे होंगे, उम्मीद करता हूं प्रॉपर आप लोग को समझ में आ रहा होगा हर एक बात। ठीक है, चलिए तो चलिए अब इस साइड का भी देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए साथियों है ना, यहां देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा क्या है, बल गुने दूरी बटा में द्रव्यमान गुने द्रव्यमान है ना, जिसका विमा क्या है, m के पावर -1 l के पावर स्क्वायर और t के पावर -2। तो अब साथियों गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फिजिकल फॉर्मूला कैसे याद होगा, जब आप गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको ये सब चीजें याद होंगी। हाँ, और साथियों ये सब चीजों को एक जगह पेपर में जरूर लिख लेना, क्योंकि साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां से आवृत्ति का देखिए, तो आवृत्ति कहता है फॉर्मूला 1 में आवर्तकाल। जब आप मुझसे है ना तरंग के बारे में पढ़ेंगे, तरंग गति एवं ध्वनि, तब आपको मैं आवृत्ति के बारे में बताऊंगा, तब वहां से ये फिजिकल फॉर्मूला आपको याद होगा।
ऐसे आप लोग एक जगह लिखोगे तो फायदे में रहोगे। 1/में आवर्तकाल, और आवर्तकाल मतलब होता है समय, है ना। 1/में समय यानी 1/में टी को क्या लिख सकते हैं, टी के पावर -1। तो सो यहां से क्या हो जाएगा, आवृत्ति का विमा टी के पावर -1। साथ ही दोस्तों कोण, कोण क्या है साथियों, कोण होता है चाप बटे में त्रिज्या। यानी चाप क्या है, जैसे मान लिया जाए जैसे कोई एक सर्किल बनाओ, तो सर्किल बनाओगे तो ये मान लिया सेंटर है इसका, और ये इसका क्या होगा, रेडियस होगा। तो दो रेडियस, तो ये जो लाइन आप लोग को दिख रहा है, ये जो कर्व है ना, जिसको हम लोग कर्व कहते हैं, ये होता है चाप, है ना। और ये क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या। तो चाप बटे में त्रिज्या क्या देता है, कोण देता है। तो यह भी एक प्रकार का डिस्टेंस हो गया, देखो यह भी एक प्रकार का डिस्टेंस और यह भी एक प्रकार का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बटा में डिस्टेंस, यानी एल बटा में एल। तो विमा नहीं आने वाला है, तो इसका विमा नहीं होता, यानी इसका यूनिट होता है साथियों रेडियन, है ना। कोण का, 2D कोण का, 3D कोण का स्टेरेडियन। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको पता होगा। कोणीय वेग, तो कोणीय वेग क्या कहेगा, कोण बटा में समय। अब कोण का तो विमा होता नहीं है, लेकिन समय का होता है, तो 1/t, तो t इनवर्स, है ना। अब कोणीय त्वरण यानी कोणीय वेग बटा में कोणीय समय, है ना। कोणीय वेग बटा में समय, कोणीय वेग का t इनवर्स बटा में t, तो t ऊपर जाएगा तो t के पावर -2 देगा, यानी यहां से ये इसका विमा हो गया। अब आता है दोस्तों जड़त्व आघूर्ण। जब आप न्यूटन्स के बारे में, न्यूटन्स के नियम के बारे में पढ़ेंगे बल एवं गति के अंदर, तब आपको जड़त्व आघूर्ण के बारे में भी पढ़ना होगा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर। जहां से आप लोग ये क्रिएट कर सकते हो, द्रव्यमान मतलब m, गुना है गुना दूरी का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर। यानी अगर इसको अच्छे से कंबाइन किया जाए तो ये कुछ ऐसा देगा, और जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा आगे देखेंगे साथियों, आगे यहां से एग्जामिनर सवाल किए हैं आपके एग्जाम में, उसको जरा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए साथियों यहां पे, है ना, कोणीय संवेग या फिर आघूर्ण इसको कहते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, तो कोणीय वेग का तो t इनवर्स होता है साथियों, और गुना है क्या, जड़त्व आघूर्ण। यहां देख लो ml स्क्वायर, बस इसको कंबाइन करके अपने को क्या कर देना, लिख देना है। देखा जाए, देख लो ये हमारा आंसर आ गया। तो हर एक यहाँ पे जो मैंने लिखा है एकदम सीरीज वाइज लिखा है, ताकि आपको समझने में 1% का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से रेखीय प्रसार गुणांक थीटा होता है ना, टेम्परेचर, तो बस ऊष्मा गुने दूरी बटा में क्षेत्रफल गुने ताप समय, तो इसका क्या हो जाएगा, विमा थीटा इनवर्स हो जाएगा। बस इतना याद रखना, क्योंकि इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, तो विमा क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस, 1/में डिग्री सेल्सियस, है ना, या फिर इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस इनवर्स, है ना, ये होता है साथियों। तो भाई ये डिग्री किसका है, टेम्परेचर का, यानी 1/में टेम्परेचर, टेम्परेचर का विमा क्या होता है, थीटा, और थीटा जब ऊपर जाएगा तो थीटा इनवर्स हो जाएगा। तो बस वही चीजें यहां पर से भी आपको देखने को मिल रहे हैं। प्लैंक नियतांक साथियों, ये आपके आईटीआई के एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आपके आईटीआई पैरामेडिकल सब में पूछा है साथियों, है ना, पॉलिटेक्निक में ये आपका साथियों, पॉलिटेक्निक में इसका यूनिट पूछा है साथियों, इसका पॉलिटेक्निक में यूनिट पूछा था, है ना, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, है ना। और यहां से प्लैंक नियतांक ये आपके आईटीआई के एग्जाम में और पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा है। ठीक है, और ये भी आईटीआई के एग्जाम में पूछा है, ये 2018 में पूछा था, ये आपका 2019 में पूछा है। ठीक है, ऊर्जा बटा में आवृत्ति क्या हो जाएगा साथियों, ml स्क्वायर t के पावर -1। ठीक है, इसी तरीके से श्यानता गुणांक का ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, टाइपिंग वाले ने गलत किया, ml के पावर -1 t के पावर -1 क्या साथियों, श्यानता गुणांक का विमा है। ठीक है, विशिष्ट उष्मा साथियों, है ना, क्या हो जाएगा, l स्क्वायर t के पावर -2 और थीटा के पावर -1, ये विशिष्ट उष्मा का क्या है साथियों, विमा है। क्लियर है इतना। अब आइए साथियों सार्थक अंक, है ना, सार्थक अंक से रिलेटेड सवाल आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो सार्थक अंक को समझना बेहद आसान है, समझिए बात को। देखिए सार्थक अंक होता क्या है, तो सबसे पहले ये देखो 0 1, मैं थोड़ा सा इसको कलम को मोटा कर लूं, समझो, जैसे 0 1 2 3 5 6 7 8 और ये 9, ये इतना है क्या साथियों, ये है। अब देखा जाए साथियों सार्थक अंक क्या हो जाएगा, मतलब जिसका कोई अर्थ हो, तो यहां से 1 से लेकर के 9 तक सारे सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, फेरा पड़ता है दोस्तों किस पे,
है ना, फेरा फंसता है किस पे दोस्तों, जीरो पे। अब ये जीरो दोस्तों कहता है, कभी कहता है कि हम सार्थक अंक है, कभी कहता है कि हम सार्थक अंक नहीं है। तो इसी का मेनली कंडीशन आपको पढ़ना होगा। देखिए अब ये जीरो कहेगा साथियों, जीरो कहेगा, पहला तो दशमलव रहेगा तब के कंडीशन में, एक बिना दशमलव रहेगा तब। तो देखो ये पहला कंडीशन हम लिख रहे हैं दशमलव के बिना, है ना। जब शून्य यानी कि जीरो, है ना, जब शून्य जीरो किसी सार्थक अंक, है ना, किसी अशून्य है ना, अशून्य अंक के बीच या उसके बाद आता है तो वह सार्थक कहलाएगा, वह सार्थक अंक होगा। ठीक है, ये दशमलव के कंडीशन में नहीं है। अब दशमलव के कंडीशन में, है ना, दशमलव में, है ना, दशमलव में, अब दशमलव में क्या कंडीशन होगा साथियों, जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहां लिख देता हूं, आप समझो 3 2 0 1 3, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, 5 हो जाएगी। गिन देना है, देखो 2 3 4 5 सब है, 1 से लेकर के 9 तक सब सार्थक है, गिन सकते हो। लेकिन अगर जीरो आएगा तो देखना होगा कि जीरो अगर अशून्य अंक, मतलब जो शून्य नहीं है, यानी 1 2 3 ये सब अशून्य अंक है, इसके बीच में आया या उसके बाद आया तो गिन सकते हैं। लेकिन अगर यही रहेगा 0 0 2 3 1 0 ऐसे रहे तब ये दो को नहीं गिनाएगा, है ना। लेकिन इसमें असार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 1 2 3 4, क्योंकि अशून्य अंक के बाद गिना जाएगा। अब कंडीशन आएगा साथियों दशमलव में। अब दशमलव में दो कंडीशन, अब दशमलव में भी दो कंडीशन। पहला कंडीशन साथियों, बीच में या उसके बाद वैलिड है, अशून्य अंक के बीच में। जैसे ये कंडीशन लिखा, पहले वैलिड नहीं है, पहले वैलिड नहीं है, बस ऐसे बना लो, बस ऐसे बना लो, आराम होगा। अब देखो इसके ऊपर सवाल करो, पहले इसके ऊपर पहले सवाल करते हैं। जैसे आपको समझना होगा, जैसे 0.03201 ऐसे रहे, इसमें सार्थक अंकों की संख्या अगर पूछा जाए साथियों, आप कितना बोलोगे, 1 2 3 4 5 बोलोगे, 5 सार्थक अंक कितने हैं, 5 हो जाएंगे। लेकिन साथियों अगर मैं यही सवाल कर दूं 5.300462, इसमें सार्थक अंकों की संख्या तो सब गिना जाएगा, क्योंकि भाई पॉइंट के, है ना, ये गिना जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें दोस्तों सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 सार्थक अंक है। सार्थक अंक कितने साथियों, 7 हैं। डन रहे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सार्थक अंक आपको निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। जब हम सवाल कराएंगे तो उस समय और बढ़िया से सिखाएंगे, है ना, और क्लियर होता चला जाएगा। अब देखिए त्रुटि वाले सवाल को बड़े आराम से समझिएगा, स्मूथली दिमाग रखिएगा, फॉर्मूला पे सब ये चीजें हैं। प्रतिशत त्रुटि कहता है कि त्रुटि आपका है कितना, वो राशि है क्या, और ये 100 से गुना, तो ये पूरे कैलकुलेशन क्या आएगी दोस्तों, प्रतिशत त्रुटि देगा। ठीक है, यहां पे सवाल से आपको मैं समझाता हूं कि एक गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि होती है, यानी ये त्रुटि दिया हुआ किसका, त्रिज्या का त्रुटि दिया हुआ है। इसके आयतन के मापन में कितना परसेंट की त्रुटि होगी, है क्या दोस्तों, गोला है। गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा 4/3 पाई आर क्यू, है ना, यही होता है। क्लियर है। देखा जाए साथियों वैलिडिटी किसका है, चेंज कौन होगा, आर क्यू होगा। चेंज कौन होगा साथियों, आर क्यू होगा कि नहीं, क्योंकि रेडियस में त्रुटि है ना। तो बताना यहां से क्या हो जाएगा, ये जो पावर होता है साथियों, देखो बनाने का तरीका सीख लो ताकि आपको त्रुटि वाले सवाल में कभी मिस्टेक ना हो। जिसका हम लोग को चाहिए वैलिडिटी, वैलिड वाला, जो भी वैलिड हो जिसका मान बदल सकता है, उसको हम लोग लेके चलेंगे। बाकी 4/3 कांस्टेंट है, पाई का भी वैल्यू कांस्टेंट है। बचा कौन दोस्तों यहाँ पे, तो आयतन में जो त्रुटि होगा साथियों,
आयतन में जो त्रुटि होगा वो क्या होगा साथियों, आर क्यू, यानी क्यूब यहां हो जाएगा, और बाकी साथियों जो त्रुटि है वह दोस्तों कितना है, आयतन के साथ ये आयतन ये रेडियस में त्रुटि है, तो रेडियस में त्रुटि कितना का है, 2% का त्रुटि है, तो ये फाइनली जो निकल के आएगा 6%, ये किसका त्रुटि होगा साथियों, ये आयतन का त्रुटि होगा, है ना, ये आयतन का त्रुटि होगा साथियों, एकदम बढ़िया से क्लियर करना, त्रुटि होगा, ठीक है। देखो जैसे अगला सवाल आप देखो, अगला सवाल आप देखो, समझ में आएगा आपको, प्रॉपरली समझ में आएगा। कह रहे गोले के व्यास के मापन में 1% की त्रुटि हुई, गोला का व्यास का मापन में 1% का त्रुटि हुआ, इसके आयतन के मापन में कितने परसेंट की त्रुटि होगी। सबसे पहले ये बताओ वॉल्यूम का आय क्या है, व्यास के रिस्पेक्ट में ही बताना, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, यही होगा ना। चलिए तो साथियों अगर आप यहां से आर का जगह पे 2r भी रखोगे तो कोई भी फायदा नहीं है ना। देखिए ऐसे कर सकते हैं, 2r है ना, ऐसे रख सकते हैं, आर क्यूब को 2r³ कितना हो जाएगा, ये 8 है देगा और ये भी 8 होगा, तो ये सब कांस्टेंट है। वेरी कौन कर रहा है दोस्तों, है ना, आर वेरी कर रहा है ना, आर वेरी कर रहा है, इसके जगह पे तो डी रख देंगे, आप लिख सकते हैं क्या, पाई आर डी क्यू अपॉन 8, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, 8 भी कांस्टेंट, वेरी कौन कर रहा है, डी, और उसका पावर कितना है 3, तो आयतन में जो जो पावर है वो, और बताना डी यानी कि व्यास, अब व्यास का बताना त्रुटि कितना परसेंट है, तो व्यास का त्रुटि 1% है, तो 1% से गुना कर दीजिए, यानी दोस्तों जो त्रुटि आने वाला है ना आयतन में, वह 3% का त्रुटि आने वाला है। उसी तरीके से साथियों इस तरीके के सवाल में एक घन के द्रव्यमान और एक भुजा की लंबाई को माप में अधिकतम जो प्रतिशत त्रुटि वो 3% है, एक में 2% है, तो कह रहा है घन के पदार्थ के घनत्व में अधिकतम त्रुटि क्या होगी। घनत्व की चर्चा कही जा रही है साथियों, जल्दी करिए आप लोग, चलिए जल्दी करिए। देखिए देखिए दोस्तों, जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तो ट्राई करना बहुत जरूरी है। चलिए आंसर दे रहे होंगे मुझे उम्मीद है, जो लोग कमेंट में जरूर आंसर बताना आप लोग, ठीक है, कमेंट में जरूर आंसर बताना। देखो सीखो, सबसे पहले ये बताओ घनत्व निकालना है ना, घनत्व में तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है m/v, है ना, v मतलब आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है साथियों, भुजा क्यूब, है ना, क्योंकि भुजा से रिलेटेड हमारे पास कंसेप्ट है और एक मास से रिलेटेड है, ये दो चीज हमारे पास मौजूद है, यानी घन का द्रव्यमान एक है और घन की भुजा है, तो हम लोग भुजा के रिस्पेक्ट में बना लिए, यानी दो चीजें और दोनों ही वेरिएबल है साथियों, मास भी बदल सकता है और अति भी। तो यहां से बताना ये हमको क्या निकालना है दोस्तों, घनत्व में त्रुटि, तो त्रुटि का मतलब त्रुटि हो कितना रहा है घनत्व में, तो डेल रो से डिनोट करते हैं, और एग्जैक्ट देखा जाए आपको मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, देखो ये एक्चुअली में ये राशि है किस चीज का, तो घनत्व है ना साथियों, राशि, तो घनत्व और गुणे परसेंटेज, ये क्या दे दिया साथियों 100%, है ना, तो ये प्रॉपर क्या देगा, ये प्रॉपर क्या देगा दोस्तों, ये घनत्व में त्रुटि देगा। अब यही घनत्व में त्रुटि क्या होगा साथियों, बताओ ना, मास के पावर कितना है, 1 है, तो आगे कुछ नहीं 1 होगा, और साथियों द्रव्यमान में त्रुटि, यानी द्रव्यमान में त्रुटि इसी को m ऐसे ऐसे गुने 100% भी लगा सकते हो, ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन दोस्तों सिंपल सी भाषा में कह दे तो डायरेक्टली अगर कहे तो द्रव्यमान में त्रुटि तो हो गया, और प्लस दोस्तों अब क्या है, ये भुजा में त्रुटि, तो भुजा का पावर तो 3 है, तो यहाँ 3 जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 3 जाएगा। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे अधिकतम कह रहा है साथियों, इसीलिए जुट रहा है, अधिकतम कह रहा है साथियों, जुट रहा है 3। अब यहाँ पे बताना क्या होगा, भुजा में त्रुटि क्या है ना, त्रुटि कितना % का हुआ है,
और किस में हो रहा है यानी भुजा में हो रहा है उसका 100। तो देखा जाए सबका तो डाटा मौजूद है, ये है। बताना द्रव्यमान में त्रुटि तो दिया हुआ, देखो द्रव्यमान में त्रुटि 3% है, 3% भर दो, प्लस 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 3 गुने बता इसका 2% है ना, किसका भुजा का, तो 2%, यानी देखा जाए ये 6% और ये 3%, यानी देखा जाए ओवरऑल 9%। और ये 9% किसका आया साथियों, ये आया घनत्व में त्रुटि। ये क्या आया साथियों, घनत्व में त्रुटि आया। अब इसी तरीके से अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल आपके लिए एकदम खाली डाटा चेंज किया है, अगला बार नहीं मिस्टेक करना साथियों, अगला बार नहीं मिस्टेक करना। जल्दी से बना के दिखाओ, जल्दी से सभी लोग बना के दिखाओ जल्दी से। भाई द्रव्यमान में त्रुटि वही चीज है ना, देख लो भुजा की लंबाई, देखो यहां से रो बराबर क्या हो जाएगा m/v, और v को हटाएंगे यानी कि एक ही होगा। क्लियर है, बस सेम फॉर्मूला तो चेंज नहीं होने वाला है। तो यहां लिख दें घनत्व त्रुटि, घनत्व त्रुटि प्रतिशत बराबर पावर कुछ नहीं 1 है ना, जो पावर होगा वही साथियों m, द्रव्यमान त्रुटि, द्रव्यमान त्रुटि प्रतिशत प्लस पावर कितना है 3, और ये 3 क्या हो जाएगा साथियों, किसका है, भुजा का। तो यहां लिख देते हैं भुजा त्रुटि प्रतिशत। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 4 प्लस 3 3 9 और 9 4 कितना हो जाएगा 13%। तो यहां से साथियों 13% की क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी, किसमें, पूरे पूरे घनत्व में। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बना के दिखाइए। अब ये गतिज ऊर्जा में है, अब की क्या है साथियों, गतिज ऊर्जा की त्रुटि है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख देता हूं, हाफ mv²। देख लो मास भी है और ये वेलोसिटी भी है, और यहां से क्या कह रहा है, अधिकतम त्रुटि कितनी होगी। अधिकतम त्रुटि पूछा जा रहा है, जुड़ जाएगा, पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, पावर के ऊपर। तो बस जो त्रुटि कह रहा है गतिज ऊर्जा की त्रुटि, देखना गतिज ऊर्जा की त्रुटि कंसेप्ट उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। गतिज ऊर्जा की त्रुटि क्या है बताना, कौन सा वेरिएबल है, द्रव्यमान और वेग है ना, द्रव्यमान और वेग। देखो द्रव्यमान और चाल, वेग या चाल बात बराबर है, ठीक है। ये दो दो डाटा हमको दिया हुआ है, तो दोनों ही वेरिएबल है। तो देखा जाए बताना मास पे क्या है, कुछ नहीं 1 है, तो हम लिख दें डायरेक्ट 1 गुने द्रव्यमान त्रुटि, और द्रव्यमान त्रुटि आपको मालूम है, द्रव्यमान त्रुटि मालूम है, और प्लस होगा क्योंकि अधिकतम कह रहा है, और फिर ये पावर क्या है 2 2 आगे कर दो, गुने गुने क्या होगा दोस्तों, वेग यानी चाल त्रुटि, चाल की त्रुटि होगी, ठीक है। चलो आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, है ना, बस कैलकुलेट करना क्या है सर, द्रव्यमान के जगह पे कितना 2%, और ये 2 गुने त्रुटि 3%, यानी सर 7% ओवरऑल ये मिस्टेक होने वाला है ना, यानी 7% की गतिज ऊर्जा में त्रुटि होने वाली। तो यानी ये भी चीजें क्या है दोस्तों, फिजिकल फार्मूले पे ही बनने वाली है ना। अब सर बात आपके दिमाग में आ रही है कि सर कैसे पता करें कि कौन वाला वेरिएबल होगा, यहाँ पे कौन सा लिखाएगा। याद रखना जो डाटा दिया रहेगा वही डाटा वेरिएबल है। जैसे देखो यहाँ द्रव्यमान और चाल, और यहाँ भी द्रव्यमान और चाल, तो जो बनने लायक क्वेश्चन होगा वही मिलेगा, कोई टफ नहीं। नीट का जेई का एग्जाम आपसे नहीं लिया जा रहा है कि और ज्यादा हार्ड होगा, थोड़ा सा नॉर्मल ही रहेगा चैप्टर के अंदर, ठीक है। बहुत तो बहुत इतना हार्ड किया, पैरामेडिकल में यहां से सवाल भी नहीं आता है, इससे भी लो रहता है, ठीक है। उसमें केवल यूनिट और डायमेंशन से सवाल आते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आज के लिए ये चैप्टर यहीं तक होता है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये चैप्टर यहीं पे समापन होता है थ्योरी का। बाकी प्रैक्टिस हम लोग अगले क्लास में ज़रूर करेंगे। डेली आप लोग जुड़िए इसी टाइम में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।